डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल कोसो। आज मैं आपको करवाने वाला हूं केमिस्ट्री क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि सोल्व किए गए हैं मेरी तरफ से, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। कल आपका एग्ज़ाम है तो इंशाल्लाह ये आप करके जाएंगे। चैप्टर वाइज 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। चैप्टर 3 से भी एक न्यूमेरिकल टाइप आता है, क्या आता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, फुल हल करवाऊंगा। ये न्यूमेरिकल अगर आप करके गए तो इंशाल्लाह आपके 4 से 5 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है चैप्टर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे मैंने 2 एमसीक्यूज निकाले हैं जो कि आपका सारा जो ये चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है वो सारे इसी में कवर हो जाएंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है ये है भी बुक का ये एमसीक्यूज। इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है PCl5, PCl3 एंड PCl एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम at 500 Kelvin in a closed container and their concentrations are 0.8 into 10 s power minus 3 mole dm cube, मोल पर dm क्यूब। सही है। 1.2 into 10 s power minus 3 मोल पर dm क्यूब and 1.2 into 10 s power minus 3 मोल per dm cube respectively. Calculate the value of Kc for the reaction, Kc for reaction along with unit। सही है, हमें एक्सप्रेशन मालूम करनी है, वैल्यू ऑफ Kc भी मालूम करनी है along with यूनिट, और Kc का यूनिट भी मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं, क्वेश्चन आपको डेटा से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन के बिना हमें ये पता नहीं चलेगा Kc कैसे फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमें वैसे एग्जाम में दी जाती है, यहाँ पे नहीं दी गई लेकिन एग्जाम में इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। सही है। तो PCl5 है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो डीकम्पोज हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाता है रिएक्टेंट और ये हमारे पास कहलाएंगे प्रोडक्ट। सही है, ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 जो कि हमें दी हुई थी 0.8 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब, और कंसंट्रेशन ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हैं ये कंसंट्रेशन को शो करते हैं, तो ये आपको लाजमी देने हैं, ये कंसंट्रेशन को शो करते हैं। अगर आप वर्डिंग के साथ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करते हैं। सही है। तो PCl5 के हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो 0.8 इंटू 10⁻³ है। PCl2 की हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻³ और Cl2 की हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻³। दोनों की सेम दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है Kc फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन पे आ जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc बराबर होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सही है, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सबसे पहले आपको पता है प्रोडक्ट हमारे पास था PCl3 और Cl2, इनकी हम कंसंट्रेशन ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। तो PCl3 की जो कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास थी 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब अलोंग विथ यूनिट। यूनिट लाजमी लिखना है, यहाँ पे हमें ऊपर क्वेश्चन में कह दिया था कि अलोंग विथ यूनिट। यूनिट अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा Kc का यूनिट। तो ये दोनों 1.2 इंटू 10⁻³ अपॉन में 0.8 इंटू 10⁻³। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब बचा और ये दोनों क्या है हमारे पास सेम है। सही है, ये दोनों हमारे पास क्या है सेम, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और नीचे आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे 1.2 का हम स्क्वायर लेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलो नहीं होगा, मैं वैसे समझाऊंगा कि बिना कैलकुलेटर के भी आपका हो जाए। सही है, यूनिट तो यहाँ पे आप रख लें, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1.2 का स्क्वायर लेना है। 1.2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1.44 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 6 तो -6 10⁻⁻⁶ आ गया।
और नीचे हमारे पास आ गया 0.8 इंटू 10⁻³ अब कैलकुलेट करते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। सही है, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और 3 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। सही है, यहाँ पे -6 + 3 हमारे पास -3 आ जाएगा और 1.44/0.8 को हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ, डिवाइड किया 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये हमारे पास आ गया 1.8। सही, आप भी कैलकुलेटर के साथ कर दें। कैसी हमारे पास आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर DM³। ये हमारे पास अलोंग विथ यूनिट आ गया। अब आपको चेंज भी कर सकता है, इक्वेशन चेंज करके दे सकता है, वैल्यूज चेंज करके दे सकता है। तरीका सेम है, भले कौन सा भी रिएक्शन आए, जो भी आए, फॉर्मूला सेम लगेगा। सही है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं। इंशाल्लाह इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आप बिला झिझक कर देंगे। अब हमारे पास है एक दूसरा टाइप है MCQ न्यूमेरिकल का, जो कि आता है एग्जाम में इसी चैप्टर से, वो भी कर लेते हैं। वो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन सही तरह से समझ लें आप। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 1 इंटू 10⁻⁴। सही है, वैल्यू Kc की भी दे दिया हमें, और हमें देखें यहाँ पे इक्वेशन हमें दे दी गई है, वो भी बैलेंस है, इक्वेशन भी बैलेंस दे दी गई है, हमें इक्वेशन दे देते हैं। सही है, तो 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो कि डिकम्पोज हो रहा है H2 और I2 में। सही है, एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज HI की जो कंसंट्रेशन है वो है 2 इंटू 10⁻⁵ मोल पर DM³ और H2 की हमारे पास कंसंट्रेशन है 1 इंटू 10⁻⁵ मोल पर DM³ और I2 की हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁵ मोल पर DM³। अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे, हर चीज़ हमें गिवन है, ना ही कैसी मालूम करनी है, ना ही कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो मालूम क्या करना है, तो डेटा पहले बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि क्या होना है इसमें। तो डेटा में हमारे पास कंसंट्रेशन सबकी लिख लेंगे, HI की कंसंट्रेशन लिख ली, H2 की, HI2 की हमने कंसंट्रेशन लिख ली और Kc भी हमने लिख लिया। सही है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि QC और Kc का रिलेशन में हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पता चलती है। तो सबसे पहले QC मालूम करेंगे। QC होती क्या है, QC होता है कोशेंट, रिएक्शन ऑफ कोशेंट। सही है, ये कोशेंट रिएक्शन होता है, जो कि हमें मालूम करना है। ये भी Kc की तरह ही होता है, वैसे ही फॉर्मूला है, बस QC हम लगा लेते हैं यहाँ पे Kc की जगह पे। तो QC की बराबर है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सेम है फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट हमारे पास थी H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन, अपॉन में HI स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं, ऊपर देखें आप, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके पास कितने 2 मोल हैं, तो 2 मोल क्या हो जाएंगे, स्क्वायर में आ जाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। H2 की हमारे पास कंसंट्रेशन थी 1 इंटू 10⁻⁵, 1 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आएगा 2 इंटू 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। 10 इंटू 10⁻⁵, 10 पावर -5, 10 तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -10, -5 हो जाएगी, -5 हमारे पास आ गया -10, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, और 5 इंटू 2 हमारे पास 10, -10, 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 कैंसिल हो गया, 1/4 हमारे पास बच गया है। अब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25। तो QC हमारे पास क्या आ गई, 0.25। सही है, तो आपके पास Kc हमारे पास थी 1 इंटू 10⁻⁴, जो कि बराबर होती है 0.0001। सही, और QC हमारे पास है 0.25। अब आप दोनों को कंपेयर करें, आपको क्या लग रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास यहाँ पे QC बड़ी है। तो चलें डायरेक्शन मालूम करते हैं।
अब बस एक ही स्टेप है जिसमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। सही है। QC ग्रेटर देन KC, सो द रिएक्शन इज फॉरवर्ड। रिएक्शन क्या हो जा रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है। राइट टू लेफ्ट जा रहा है मतलब कि जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास QC लेस देन KC आ जाए तो क्या होगा। तो डायरेक्शन हमारी बैकवर्ड होगी, रिवर्स रिएक्शन होगा। और QC अगर बड़ी आ जाए KC से, QC ग्रेटर देन KC, तो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड। और अगर हमारे पास के QC बराबर आ जाए, KC के इक्वल आ जाए, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों न्यूमेरिकल थे जो मैंने आपको देखा है, जो कि मैंने आपको करवाए, चैप्टर 1 के थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इसी तरीके से आ सकते हैं। बस आपको वैल्यूज़ चेंज करके देंगे और आपको रिएक्शन इक्वेशन चेंज करके देंगे। लेकिन इन दोनों का जो पैटर्न है वैसे ही तरह आएगा। QC आपसे पूछेगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछेगा, या आपको KC पूछेगा, या कंसंट्रेशंस पूछेगा। सही है। तो अब चलते हैं अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट से। सही है। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर करवा रहा हूँ। सही है। अब हमारे पास है MCQ नंबर 1 है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁸ मोल पर dm³। अब हमें मालूम क्या करनी है, व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। हमें pH मालूम करनी है। हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दी गई है। अब हमें मालूम क्या करनी है, हमें मालूम करनी है pH हमें मालूम करनी है। तो pH का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है। pH का फॉर्मूला हमारे पास होता है -log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सही है। लॉग हम लेते हैं, -log लेते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। -log हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमें क्या दी गई थी, 1 × 10⁻⁸। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो log के साथ नेगेटिव, कभी भी log के साथ नहीं लगाना, नेगेटिव को आप ब्रैकेट में डाल दें। log 1 × 10⁻⁸ अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, -8 आपके पास आंसर आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो और अच्छा होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। सही है। तो आपको पता है कि log अगर कांस्टेंट में हो, log की वैल्यू, तो हमारे पास -8 जो पावर है वो पहले आ जाती है, और जो बेस होता है वो log के साथ आ जाता है। तो log 10 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1 आएगा। और आपको पता है माइनस इंटू माइनस हमारे पास 8 माइनस का है, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो 8 हमारे पास प्लस का आ गया, 8 × 1 हमारे पास 8 आ गया। तो pH हमारे पास 8 आ गई। अगर आप ये नहीं करना चाहें, नहीं करें, आप डायरेक्ट log इंटू log लिखें, कैलकुलेटर में log लिखें और 1 × 10⁻⁸ लगाएं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो आपको नेगेटिव log के साथ नहीं लगाना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव लगाते हैं log के साथ, तो आंसर एरर आ जाता है। तो आप क्या करें, सिर्फ log लगाएं, नेगेटिव रहने दें। नेगेटिव हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास pH आ गई। अब अगला न्यूमेरिकल है, इसमें हमें बहुत सी चीज़ें इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। हमें यहाँ पे ऑल चीज़ें बतानी है, इससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फाइंड pH, POH, हाइड्रो ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन। सही है। ये मालूम करनी है क्या कह रहा है। फाइंड pH, POH, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मोलरिटी जो कि मोल पर dm³ भी कहते हैं, और इसे हम कैपिटल M से भी शो करते हैं, मोलरिटी। 2.46 × 10⁻⁹ मोलरिटी हमें KOH सॉल्यूशन की दी गई है, जो कि है हमारे पास बेस है। सही है। ये हमारे पास बेस होता है। तो KOH, इसको अगर हम एक्यूज सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास K प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। सही। तो K पे प्लस आ जाएगी और OH माइनस आ जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें KOH की हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई है, और OH की भी यहाँ पे सेम होगी। कैसे सेम होगी,
Therefore, the concentration of hydrogen ion, hydroxide ion is equal to the concentration of deassociated KOH. सही है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन KOH की है वही कंसंट्रेशन हमारे पास OH माइनस की होगी। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH तो फाइंड हो गई। अब इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास देखें बराबर आ गई है। यहाँ पे आपके पास हम अब अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग दी रिलेशन क्या है, POH हमारे पास बराबर होता है माइनस लोग इन टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड लोग हमारे पास हाइड्रोक्साइड की हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो है 2.46 इंटू 10⁻⁹। अब हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लोग निकाला है तो आप लिख लें, कैलकुलेटर उठा लेते हैं। लोग 2.46 इंटू 10⁻⁹ तो क्या आ गया, -8.60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 8.60। सही है। सिंस पीएच हमारे पास क्या आ गई, पीओएच हमारे पास क्या आ गई 8.60। अब आपको पता है रिलेशन, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, पीएच प्लस होती है पीओएच इज इक्वल टू 14। अगर हमारे पास पीओएच आ गई है तो यहाँ से हम पीएच निकाल सकते हैं। पीओएच यहाँ पे प्लस हो रही है, वहाँ जाके माइनस होगी। 14 माइनस पीओएच, पीएच बराबर है 14 माइनस 8.60। 14 से माइनस करते हैं हम 8.60 तो हमारे पास आ जाएगा 5.4। अब हमें क्या निकालना है, आखिरी हमारे पास चीज़ हमें निकालनी है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच हमारे पास आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर होती है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो 5.4 हमारे पास पीएच है और माइनस लॉग इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। ये नेगेटिव लॉग है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉग हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। लॉग वहाँ जाके हमारे पास आ जाएगा, बदल जाएगा एंटी लॉग में। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, लॉग इक्वल की दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, यहाँ टेबल लॉगरिथम टेबल उठाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं और आप लिखें लॉग को दबाएं। शिफ्ट लॉग को दबाएंगे तो 10 की पावर आ जाएगी। 10 की पावर में आपने लगाना है -5.4 तो आपके पास एंटी लॉग निकल जाएगा जो कि आएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻6 एम मोलरिटी। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से आपको वैल्यूज़ चेंज करके दे सकता है लेकिन तरीका सेम होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। तो ये यूनिट 2 भी हमारा क्या हो गया, दी एंड। चैप्टर 2 भी हमारा दी एंड हो गया। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ आती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। वो हमारे पास आता है, हमसे कहेंगे conjugate, write down the conjugate acid and conjugate base of the following reactants। हमें क्या मालूम करना होगा, हमें conjugate एसिड और conjugate बेस मालूम करने होंगे। तो ये आप खुद ही कर लेना, मैं आपको बस ट्रिक बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है, अगर एक एसिड डोनेट कर रहा है H प्लस आयन, एसिड अगर H प्लस आयन डोनेट करेगा तो वो बन जाएगा conjugate बेस, और अगर बेस एक्सेप्ट करेगा H प्लस आयन तो वो बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। H2SO4 हमारे पास एसिड है जो कि रिएक्ट हो रहा है H2O से। यहाँ पे देखें H एसिड है वो क्या कर रहा है, बेस को एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा क्योंकि डोनेट कर रहा है। और अगर एक्सेप्ट कर रहा है वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। सही है। ये आप बस ये ट्रिक याद कर लेना, जो कि H प्लस आयन जो डोनेट करेगा वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब यूनिट नंबर 3 में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत से बच्चों को नहीं आता, ये मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। कहते हैं कि आइडेंटिफाई करें फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड को अभी आप नहीं देखें, अभी आपको
सबसे पहले कॉमन फंक्शनल ग्रुप आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं। अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड बीच में आ जाए तो हमारे पास वो कहलाएगा अल्कीन्स। क्या कहलाएगा, अल्कीन्स। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बीच में तो हमारे पास अल्काइंस। और हमारे पास अगर बीच में COO और सिंगल बॉन्ड बीच में आ जाए, COO बीच में आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा कार्बोक्सिलेट और ईस्टर्स। आप क्या कहेंगे उसे, कार्बोक्सिलेट कहेंगे या ईस्टर्स कहेंगे कि ये क्या है, ईस्टर। आप जान जाएंगे, आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट है, सही। और अगर आपको एंड में, कंपाउंड के एंड में OH आ जाए सिंगल बॉन्ड के साथ, ये जो साइन है ये सिंगल बॉन्ड को जाहिर करती है, माइनस की साइन नहीं है, सिंगल बॉन्ड की साइन है। आखिर में अगर OH आ जाए कंपाउंड के तो हमारे पास वो कहलाएंगे अल्कोहल्स। और बीच में अगर CO आ जाए तो वो कहलाएंगे कीटोन्स। और अगर हमारे पास बीच में O आ जाए तो हमारे पास वो कहलाएंगे ईथर्स। और अगर बीच में या आखिर में हमारे पास CHO आ जाए तो वो कहलाएंगे हमारे पास एल्डिहाइड्स। और अगर हमारे पास आ जाए COOH आखिर में आ जाए सिंगल बॉन्ड के साथ तो वो हमारे पास कहलाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने हैं कि ये मैंने कैसे सोल्व किए हैं, ये आपको देखने हैं। और मैंने देखे यहाँ पे आखिर में OH आ गया तो मैंने अल्कोहल्स किया, यहाँ पे आखिर में CH3 आ गया, मैंने कीटोन्स कर दिया। CH3 आखिर में आया लेकिन बीच में क्या है, CO, तो कीटोन्स कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ये मैंने सारे आपको रिवीजन करवा दिया है। उम्मीद है कि कल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, बहुत बहुत अच्छा होगा। अगर यही न्यूमेरिकल आए, इसी टाइप के आए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।